गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने वाटर सॉल्युबल हार्मोन का तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके समझा दिया था। ठीक है, थ्योरी सेक्शन उसका भी बाकी है। उसके पहले वाटर सॉल्युबल में मतलब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई है, ऑलरेडी मैं पहले भी एक्सप्लेन बता चुकी थी, बाकी पूरा मैकेनिज्म अभी इसमें बताया था। बाकी ये तो बताया था कि वाटर सॉल्युबल में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स अभी आपको पता है सबको क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म भी हम लोग उसका डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल में एक चीज आपको पहले से क्या पता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के अंदर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं। तो एक बार देखिए आप लोग कैसे होता है। जैसे कि सपोज कीजिए आप लोग पहले मेरे साथ बना लो, चाहो तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। ये लास्ट क्लास है, मैंने शायद बुक में शो किया था ना आपको एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज डायग्राम है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। व्हाट हैपन इन दिस केस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके अंदर क्या होता है, आपका हार्मोन जो आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसमें जो रिसेप्टर जो है उसमें आपके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट था, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स थे। इसके अंदर होता है आपके इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। तो आप ये देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया जैसे ये आपका सपोज कीजिए हार्मोन है, एग्जांपल्स ऐसे मान लीजिए आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, ये आपकी मैंने इंट्रायूटेराइन वॉल बनाई है, ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर होता है ये हार्मोन आपके। इसके अंदर देखो आप, ये रिसेप्टर ये रहा, ये हार्मोन यहाँ पर जुड़ा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स लिखा है बस। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया आपके न्यूक्लियस के अंदर। फिर ये आपके इस जीनोम यानी कि इस डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, डीएनए से आपका एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से आपके प्रोटीन्स बनेंगे, और जो प्रोटीन्स होते हैं ये आपके फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के अंदर इनका रोल होता है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। सबको क्लियर है? ठीक है, एक मेन पॉइंट यही आपको ध्यान रखना है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इसके अंदर आपके इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। आप देख रहे हैं क्या हुआ है, ये हार्मोन जो है इसकी एंट्री ये सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर हो चुकी है, सेल के अंदर आ गया है, न्यूक्लियस के अंदर आके इसने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ये आपके डीएनए दैट इज द जीनोम का फॉर्मेशन कर रहा है।
ठीक है, इससे आपका mRNA बनेगा, mRNA से आपके प्रोटीन्स बनेंगे, और प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनका प्रोटीन का ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन यानी कि आपके फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में इनका रोल होता है। Clear to everybody? It is all about the mechanism of action of both type of hormone, that is the water soluble and the lipid soluble hormone. समझ में आया आपको इतना? आ गया? डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर है। वाटर सॉल्युबल मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी, तो आज हम उसके थ्योरी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या होता है इसके अंदर? वाटर सॉल्युबल हार्मोन के अंदर हार्मोन विच इंटरेक्ट विद हार्मोन, कौन से रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है? हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ ये इंटरेक्ट करेगा। यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ ही इंटरेक्ट करता है। दे डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, टारगेट सेल के अंदर ये कभी भी एंटर नहीं करेगा, बट दे डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। फिर आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स बनते थे। ठीक है, हाँ वो पूरा मैकेनिज्म देख लिया मैं थ्योरी में। सेकेंडरी मैसेंजर से फर्दर आपका इट रेगुलेट द सेलुलर, हाँ मतलब सेलुलर डेवलपमेंट हो रहा है ना। ठीक है, विच जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर and regulate the cellular metabolism. And regulate the cellular metabolism. ठीक है, it is all about the water soluble hormone. Next था आपका mechanism of action lipid soluble का। ठीक है, क्या हो रहा है इसके अंदर? आपका जो हार्मोन है इट इंटरेक्ट विथ इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। ठीक है, इट इंटरेक्ट विथ द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर एंड इट रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन एंड द क्रोमोसोम फंक्शन। देख लो ना आप, जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है। कैसे? आपका जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये आपके उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हार्मोन इंटरेक्ट विद द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड क्रोमोसोम फंक्शन। ठीक है, फिर क्या होता है ये आपका, इसके बाद ये लिख लो क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। ठीक है, क्लियर? आया
आपको इतना समझ में? इट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बोथ टाइप ऑफ हार्मोन्स, दैट इज द वाटर एंड द लिपिड सॉल्युबल। ये अपना यहाँ पर ये एंड अप हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपका दोनों का डिस्कस कर चुकी है आपके साथ। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था अपन क्या स्टार्ट करेंगे, पता लगेगा लास्ट क्लास का कुछ ध्यान भी हटा दो, इसे लिख लिया सबने? क्या पढ़ेंगे हम? चलो क्लास का ध्यान नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ी थी घर जाके? एनसीईआरटी में कौन सा टॉपिक है इसके बाद? अंदर का क्या पूछ? हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड एनसीईआरटी में इसके बाद, ये भी बताया था मैंने क्लास में। लेकिन अपन पहले क्या पढ़ेंगे? अंदर का पूछने से पहले हेडिंग ही पूछ ले। हमारे होता था वाइवा, जब होता है ना, आप लोग भी जब आओगे कॉलेज में, दास होता तो सिर्फ एक तो वाइवा में ये होता है कि भाई इंटेलिजेंट बच्चे के साथ जाने में बच्चा कहता है यार मेरा नंबर इसके साथ नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ हाई फाई क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अपन बैठे होते हैं बगल में, तो अपन भी उसी लपेट में आते हैं, तेरे को ये भी नहीं आता, तेरे को ये भी नहीं आता। तो एक तो और बच्चे चाहते हैं कि जो नीचे एकदम लोअर वाला बच्चा ना, उसी के साथ वाइवा में नंबर आ जाए। तो फिर क्या अपन को थोड़ा बहुत भी आता है ना, तो अपन शेयर होते हैं वहां जाके कि हाँ यार इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है, तेरे को ये भी नहीं आता। तो हमारे मेरे साथ एक बच्चे का नंबर आता था, तो मतलब उससे कुछ भी पूछ लो, उसका जवाब यही होता था, नो सर, नो सर, नो सर। फाइनली उससे यही पूछा जाता था, हम सोचते थे यार ये बढ़िया है। सर बोलते थे लिटरली पास कर दूंगा, तू तेरे सीक्वेंस से तेरे चैप्टर के नाम बता दे बुक्स में। वो अब इसलिए चैप्टर के नाम बता दो, मतलब बुक आपने कभी खोली तो होगी, तभी आपको चैप्टर्स के नाम पता होंगे। तो इसीलिए मैं भी अब ऐसे ही सोच रही हूँ, आपसे रोज बोलती हूँ पढ़कर आना। अब लगता नहीं क्लास में पूछने के बाद कि पढ़कर आप लोग आते हो कि नहीं आते, तो कम से कम टॉपिक ही पूछ लिया करूंगी, एनसीईआरटी खोली कि नहीं खोली। अपन तो थोड़ा बहुत सीक्वेंस आगे पीछे करते रहते हैं एनसीईआरटी का, मैं यही पूछा करूंगी कि क्या है एनसीईआरटी में, इसके बाद बता दो। अब आप इसका फायदा मत उठा लेना, एनसीईआरटी पढ़ो नहीं पढ़ो, बस टॉपिक देख के आ जाओ कि कल ये है। वो जो बताएंगे उनसे फिर अंदर का भी पूछा जाएगा, इससे तो ना बताना ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है क्या आप लोगों को पहले से? नाम वाम सुना है कि नहीं सुना है? 13 वाले बच्चों ने तो सुना होगा, 12th पास कर लिए। चलो 11th है, बोर्ड नहीं है, ढंग से नहीं पढ़ते, नाम तो पता होता है कि हाँ ये सुना तो है, सुना सुनाया तो लग रहा होगा ना। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है ये? थोड़ा बहुत जो भी मन में आता है, मतलब बेझिझक बोलो, ये मत सोचो कि हाँ मैम क्या ही सोचेगी, क्या ही बता रहे हैं। नहीं, शर्मा गया, ऐसा क्या सोच लिया इसके बारे में कि बताने में शर्म आ गई है? नहीं आ रहा कुछ भी नहीं यार। 11th क्या बिल्कुल ही ऐसे ही बैठ के जाते हो कि कुछ भी नहीं पता 11th का? अच्छा चलो ये तो मैं देख लूंगी, अभी तो क्या 11th का टॉपिक चलता था, आप बोलते मैम 11th तो बोर्ड नहीं है तो ढंग से नहीं पढ़ा, तो ऐसा 12th में देख लेंगे कितना कितना पढ़ रखा है। 12th तो बोर्ड था, 12th की किताबें तो ढंग से पढ़ी होंगी। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट वाइज अगर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, एक्टोडर्मल है, मेसोडर्मल है, एंडोडर्मल है ओरिजिन में। डेवलपमेंट पूछ रहे हो आप, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एबीसीडी नहीं पता हमें, ये रटने वाला एक्टोडर्मल मेसोडर्मल और याद होगा क्या मैम आप भी? इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, अब याद रख लेना, ठीक है। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ये एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि चलो ठीक है एक्टोडर्मल ओरिजिन है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ? आपने कई बार डॉक्टर्स के पास देखा होगा बच्चे टॉन्सिल्स की शिकायत, आप सोचते हैं करते क्या, टाइम पास मारते हैं क्या? जैसे आप बोल रहे हो गलत, यहाँ पर कुछ ऐसे पैल्पेट करके वो फील करते हैं आपके, हाँ ध्यान है क्या? ऐसे ऐसे कुछ पैल्पेट करते, क्या पता लगता है उनको उससे? और कई बार तो क्या हम ही डॉक्टर बन लेते हैं घर पे, हम लोग भी ऐसे पैल्पेट करके देखते हैं। क्या देखते हो आप लोग? पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं होता, नेक्स्ट पढ़ाऊंगी तब आएगा उसमें तो, पर मैं तो पूछ रही हूँ आपको, कुछ ग्लैंड से तो होती होंगी, क्या पैल्पेट करते हैं वो? क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? चलो तेज बोलना। थैलेमस होता है यहाँ पे, थैलेमस हार्ट के नीचे होता है, थाइमस। हाँ मैं ब्रेन पढ़ा के निपटी हूँ अभी, थैलेमस बता रहे भैया, आत्महत्या कर लूं मैं खड़े खड़े। अभी सिस्टम पढ़ा है, अंदर का मत बताओ, पर इतना ब्लंडर मत क्रिएट करो भाई। हाँ बोलो क्या है? पता ही नहीं तो पता नहीं क्या ही बोलोगे, इससे अच्छा तो बताओ ही मत, कुछ ऐसा बोलो तो है। अरे छोड़ो, आप तो देसी भाषा में बता दो। आप यहाँ पे कुछ पैल्पेट टॉन्सिल्स होते हैं ना, टॉन्सिलेक्टमी, ये टर्म सुनी हो ना, टॉन्सिलेक्टमी होती है। क्या होता है टॉन्सिलेक्टमी? पहले तो यही बता दो।
नहीं सुनी, मना ही कर दो साला, सुना ही नहीं है, अब क्या पूछोगे। अब छोड़ो, अब क्या ही बताऊं मैं, जब आएगा तभी बताऊंगी। मतलब सुनी ही नहीं, यही नाम ही मना। चलो अभी तक नाम तो बोलते थे, हाँ सुना है, अब सुना ही नहीं, मना कर दिया तो अंदर क्या जाऊं। छोड़ो भाई, आ जाओ तुम तो, यहीं आ जाओ, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। अगर हम लोग इसके लोकेशन की बात करें तो आपकी स्फेनॉइड बोन, ठीक है, याद रख लेना। एनाटॉमी में बाकी बहुत डिटेल में तो मेडिकल कॉलेज में आप लोग पढ़ोगे ही सही, बोन्स का आइडेंटिफिकेशन, कौन सी चीज कहाँ है। आपकी जो स्फेनॉइड बोन होती है उसका एक रीजन है सेला टर्सिका रीजन, ठीक है। तो स्फेनॉइड बोन के सेला टर्सिका रीजन के अंदर ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये लोकेटेड होती है, ठीक है। तो ये हमने इसकी लोकेशन की बात कर ली, इसके डेवलपमेंट की बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट आपके एनाटॉमिकली यानी कि स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है, एनाटॉमिकली आप पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एंटीरियर पार्ट और एक होगा पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। एंटीरियर पार्ट को तो बोलते हैं अपन एडिनोहाइपोफाइसिस, और जिसका पोस्टीरियर पोल है उसको अपन बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस व्हिच इज द एंटीरियर पोल एंड द न्यूरोहाइपोफाइसिस व्हिच इज द पोस्टीरियर पोल, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक जो था हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसके अंदर तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना ये आपके हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ती है, उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड आपके थैलेमस से इनफंडिबुलम के थ्रू जुड़ रही है। अब इस इनफंडिबुलम का भी जो लोअर टर्मिनल पार्ट होगा ये बल्जिंग होती है, एक बल्जिंग टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ऊपर से जाने लग गया? थोड़ा बहुत, पहले बता, थोड़ा बहुत तो ऊपर से जाने लग गया होगा, थोड़ा सा बता देती हूँ। ये तो समझ में आ गया एक्टोडर्मल ऑरिजिन है, ठीक है। इसकी लोकेशन याद रह जाएगी, सेला टर्सिका रीजन में प्रेजेंट होता है। सेला टर्सिका रीजन है जो कि आपके स्फेनॉइड बोन के अंदर होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, इसका लोकेशन हो गया। फिर मैंने बोला आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द एक सेक्शन तो है आपका एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो दूसरा सेक्शन है इसका इट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। टर्मिनोलॉजी थोड़ी ऐसी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है वो होता है आपके इसका एंटीरियर पोल, और आपका ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये है आपके इसका पोस्टीरियर पोल। इतना समझ में आ गया अब, ठीक है। अब एनाटॉमिकली इन दोनों में डिवाइड किया ना, अब मैं क्या बोल रही हूं, आपकी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपके हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ती है एक स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है, ये सीक्वेंस, अभी थ्योरी तो लिखेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। ये मेरे खुद के सिंबल है, इसको मैं जोड़ रही हूँ इस एरो से, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपके हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ती है जिसका नाम है अपना इनफंडिबुलम। यहां तक आ गया समझ में? अब क्या है, मेरे पास वहां जगह नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। अब ये जो आपका इनफंडिबुलम है ना, इसका जो टर्मिनल पार्ट होगा एकदम लोअर मोस्ट पार्ट, इसका टर्मिनल पार्ट में बल्जिंग होती है, ठीक है। बल्जिंग समझते हैं ना क्या होता है? बल्जिंग होती है, उसको हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा क्या है, समझ में आ गया? ठीक है। इनफंडिबुलम का जो टर्मिनल पार्ट है बल्जिंग है, उसको बोला अपन ने पार्स नर्वोसा, और ये पार्स नर्वोसा प्लस दिस इनफंडिबुलम इट इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस किन स्ट्रक्चर से मिलके बन रहा है ये तो क्लियर हो गया। फिर एडिनोहाइपोफाइसिस किन स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, तो ये है आपका पार्स इंटरमीडिया प्लस पार्स डिस्टालिस। आ गया इतना समझ में? चाहो तो ऐसे ऐसे बना लेना अपने सिंबल्स में खुद में, बताया ना क्या एक्चुअली ऐसा क्यों, सारी चीजें मैं थ्योरी में लिखाएंगे अपन, नोट्स आपको अरेंज हो जाएंगे।
ये क्या होता है, हाँ शुरुआत में ये पढ़ने में, अब आप सोच रहे होंगे यही अगर अच्छे हैं तो नोट्स क्यों लिखाते हो, है टाइम पास टाइम पास नहीं, ये आप एकदम से समझो, इसको पढ़ने बैठो ना, आज जैसे आपने क्लास नहीं लिया, आप इसको पढ़ने बैठो ना तो आप समझोगे नहीं ये, ठीक है। क्लास अच्छे से पता हो, थ्योरी अच्छे से पता हो, तब इस तरह का फॉर्मेट अपन को समझ में आता है। तो ये तो होता है रिवीजन के टाइम पे काम आने की चीज, और जो नोट्स लिखते हैं ना, वो जो रेगुलर स्टडी होती है अपन को, तब वो रेगुलर स्टडी अच्छी होगी तभी ये चीज समझ में आएगी। आप सोच रहे हैं इतने बेवकूफ भी नहीं है, सब समझ में आता है, हमें खुद की तरह समझा है, आप लोग को नहीं होता होगा, हम लोग तो एक्स्ट्रा एडवांस्ड बच्चे हैं। अभी आ जाता है क्लास में एक बार, अगर ध्यान से सुनते होंगे तो, बाकियों को तो जो नींद निकाल रहे होंगे तो उन्हें तो वो भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जो ध्यान से सुन रहे होंगे उन्हें अभी आएगा, लेकिन मैं तो भी आपको ये कभी नहीं बोलूंगी, ये लेस टाइम टेकिंग चीज है, तो भी मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूंगी, चाहे कितना ही अच्छा क्लास में समझ में आया हो, कि घर जाके आप थ्योरी स्किप कर पे डायरेक्टली इसको करके स्किप मार लो, नहीं, मेक इट अ हैबिट। चाहे आसान चीज लगती ना यार, जब मेरे को इससे ही आ रहा है, मैंने क्लास पढ़ी ली, इतना टाइम वेस्ट किया ही है आपकी क्लास लेने में, जब मैंने वो पढ़ी ली तो मैं घर जाके और क्यों नोट्स पढ़ने में टाइम खराब करूं, डायरेक्टली आपने फॉर्मेट दिया तो इसी में पढ़ लू ना, वो आपके फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होगा जाके, इसीलिए, ठीक है। कुछ चीजें होती है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए, ठीक है शुरुआत में टाइम लग जाए लेकिन बाद में नहीं लगना चाहिए, तो इसीलिए घर जाके तो नोट्स ही पढ़ा करो, उसके बाद देख लिया करो, ये तो लास्ट के 2 महीने के काम की चीज है, ठीक है। आया समझ में, यहां तक कि रामकथा समझ में आ गई। एक्टोडर्मल ऑरिजिन कहां पर लोकेशन है, साला टर्सी का, स्फिनॉइड बोन के अंदर जो साला टर्सी का रीजन है वहां पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनाटॉमिकली 2 पार्ट, एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल में डिवाइडेड है, एंटीरियर पोल एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पोल न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर मैंने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपके हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ता है, जिसको हमने बोला इन्फंडिबुलम। इस इन्फंडिबुलम का जो लोअर टर्मिनल पार्ट है, इट हैज बल्जिंग, उसको बोला मैंने पार्स नर्वोसा, और ये पार्स नर्वोसा प्लस दिस इन्फंडिबुलम इट इज इक्वल्स टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस इट कंसिस्ट ऑफ पार्स नर्वोसा एंड इन्फंडिबुलम। ऐसे ही आपका जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इट कंसिस्ट ऑफ पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टालिस। आया यहाँ तक समझ में, लिख ले पहले इसको, इसके बारे में। चलो ये फॉर्मेट भी लिख लेना, लिख लिया होगा आप लोगों ने, हटा रही हूं मैं इसे। ईमानदारी से एक चीज बताना, अब ऐसा नहीं कि आपके मुंह पे आपकी क्या बुराई करें ठीक है, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सच सच बताना, झूठ मत बोलना। आप जब क्लास लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ये फैक्ट नजर आता है कि पहले से जो मैं घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ इसकी, तो टाइम कम लग रहा है थोड़ा, ईमानदारी से ही बताना, या फिर उतना ही टाइम लगता है जितना आप दूसरे की क्लास लेके, या फिर आप जितना नॉर्मली पढ़ते थे उतना फिर वापस सेल्फ स्टडी करते थे, उतना ही टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम कम लगता है इस टेक्निक के थ्रू, लगता है तो फिर लेक्चर का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। चलिए तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी है आपकी, एक्टोडर्मल ऑरिजिन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका लोकेशन, तो इट इज लोकेटेड ऑन it is located in sella turcica region of sphenoid bone. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। Anatomically it is divided into 2 parts। कौन कौन से हैं आपके ये 2 पार्ट्स, दैट इज द एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस
एडिनो हाइपोफाइसिस के ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख लीजिए, इट इज द एंटीरियर पोल। एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस विच इज द पोस्टीरियर पोल। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस थ्रू अ स्टॉक विच इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम। ठीक है, तो लिख लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस through a stalk which is called, stalk like structure को हम लोग क्या बोलते हैं? It is called infundibulum। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया पार्स नर्वोसा क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लिख लिया होगा सभी ने, हटा दूं इसे। तो लिख लीजिए, द लोअर टर्मिनल पार्ट ऑफ इन्फंडिबुलम it is bulged which is called, इसको बोला अपन ने पार्स नर्वोसा। ठीक है, और आपका जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, इट कंसिस्ट ऑफ इन्फंडिबुलम प्लस पार्स नर्वोसा। ठीक है, infundibulum and pars nervosa, it form the neurohypophysis। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज आपका एडिनो हाइपोफाइसिस किस किस चीज से मिलके बना हुआ है? तो क्या है? पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टालिस। तो लिख लो, एडिनो हाइपोफाइसिस it consists of pars intermedia and pars distalis। आया इतना समझ में? ये तो आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, अब पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। ठीक है, अब अपन ने इसको वैसे तो देखा जाता है, ग्रोथ हार्मोन है, एडेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टेरॉइड हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है, ठीक है, प्रोलैक्टिन है, ये सब सीक्रेट होते हैं आपके इससे। पर अब अपन ऐसे अलग अलग करके पढ़ेंगे कि एडिनो हाइपोफाइसिस वाला जो पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड है ना, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अपन ऐसे डिस्कस करेंगे कि एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं और उनका काम क्या क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उसका काम क्या है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। 5-6 हार्मोन्स हैं जिससे सिक्रीट होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला हार्मोन है आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोफिन, ठीक है। ये लिख लिया सभी ने, हटा दो इसे। तो ऐसा हेडिंग डाल लो, हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस। सबसे पहले हम लोग जो हार्मोन इससे सिक्रीट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस से, 5-6 हार्मोन होते हैं, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस, ये सोमैटोट्रोफिन दैट इज द ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मेलानिन वाला है, मेलानिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन है, ये सारे आपके इसी से सिक्रीट होते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपके ग्रोथ हार्मोन। और सोमैटोट्रोफिन दैट इज STH, ठीक है। अब पहले इसके बारे में मैं आपको लिखने से पहले एक पूरा आइडिया दे देती हूँ इसके बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक तो ये आपको पता होगा, ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि आपके बोन्स के, इट प्रमोट द एलोंगेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। आपके मसल्स और कार्टिलेजेस जो हैं इसके उसके क्या बोलते हैं, उसकी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। दूसरी चीज माइटोसिस जो है ना, माइटोसिस को प्रमोट करता है। ये माइटोसिस को प्रमोट करना है मतलब सेल डिवीजन पढ़ चुके अपन लोग, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये आपके इसके फंक्शन है, समझ में आया? 3 फंक्शन, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बोन्स, ठीक है, इट प्रमोट माइटोसिस दैट इज इट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, इन आपके ये जो सेल्स के नंबर्स को बढ़ाता है, ठीक है। फिर जो एक और जो इसका फंक्शन है, इट प्रमोट्स, इट इंक्रीज द, हाँ, ठीक है, मसल और कार्टिलेज का उसका उसके अंदर उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है। ये तो 3 इसके फंक्शन हो गए। दूसरा इफेक्ट है इसके मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट है, अपन तीनों में अलग अलग पढ़ेंगे। एक फैट के अंदर है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर और प्रोटीन्स के अंदर। फैट की बात करें तो लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करता है, यानी कि आपके फैट एज ए एनर्जी प्रेफरेंस वाइज पहले यूज होंगे एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। तो इंक्रीज लाइपोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो जो आपका शुगर इंटेक है सेल का, ठीक है, ये कम हो जाएगा, यानी कि इसको इसलिए अपन डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। डायबिटोजेनिक हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, समझ में आया ना? हाँ, ठीक है। ये आपके शुगर का जो इंटेक है सेल का वो कम हो जाता है इसके अंदर। प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें मेटाबॉलिज्म में, तो अमीनो एसिड का जो सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इंक्रीज होता है, ठीक है। ये इसके मेटाबॉलिज्म हो गए। ग्रोथ में मसल और कार्टिलेज के अंदर ग्रोथ कर रहा है, बोन का एलोंगेशन कर रहा है, माइटोसिस को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म पे कार्बोहाइड्रेट में इंक्रीज लाइपोलाइसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करवाता है। और अपने किसमें पढ़ा अपन ने, कार्बोहाइड्रेट में डायबिटोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल का जो ग्लूकोज इंटेक है वो कम हो जाता है। ये आपके इसके इफेक्ट पढ़ लिए हम लोगों ने। फिर इससे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं इसके हाइपो और हाइपर सीक्रीशन से, जो डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं। हाइपो यानी कि अगर ये नॉर्मल लेवल से कम सीक्रीट हुआ, हाइपर यानी कि ज्यादा सीक्रीट हुआ, ठीक है। इसके हाइपो सीक्रीशन से अगर ये आपके चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड स्टेज के अंदर अगर आपका जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है इसकी डेफिशिएंसी हो, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ सोमैटोट्रोफिन हार्मोन इन चाइल्डहुड, इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म, बोने रह जाते हैं ना, वो इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो आपने सर्कस में देखे होंगे ना, जो सर्कस में जो बोने लोग काम करते हैं, ठीक है, क्लोन्स ऑफ डॉफ जो है उनको मिडजेट्स बोलते हैं। ये जो डॉफ पर्सन होते हैं, जो आपके मैंने बोला मिडजेट्स जिन्हें हम बोल रहे हैं, जो कि सर्कस में होते हैं, ये इनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट एकदम नॉर्मल होता है। सिर्फ क्या होता है, इनमें जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है ये डिले हो जाता है इन लोगों के अंदर, ठीक है।
समझ में आया? इसके हाइपोसिक्रीशन से जो हुआ इट इज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म बोला, जो मिडजेट्स किन्हें बोलते हैं अपन, जो कि क्लोन्स ऑफ ड्वार्फ, जो कि आपके सर्कस में जो बोने लोग दिखते हैं ना उनको मिडजेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इनके अंदर फिजिकल और मेंटल लेवल, मतलब फिजिकली और मेंटल डेवलपमेंट एकदम नॉर्मल चलता है। ठीक है, अपने जैसा ही होता है, सिर्फ जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो इन पर्सन्स में डिले हो जाता है। ठीक है, ये तो इसके हाइपोसिक्रीशन की बात करी। अडल्ट स्टेज और चाइल्डहुड में ड्वार्फिज्म ही होता है। इसके हाइपर सिक्रीशन से, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हुआ तो इसकी वजह से, अगर चाइल्डहुड के अंदर हाइपर सिक्रीशन हुआ तो इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है इट इज जायजेनेटिज्म। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपके हाथ और पैर की जो बोन्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इलॉन्गेशन होता है, पर्सन की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। ठीक है, इसको मैंने बताया ही क्या बोलते हैं, ये तो होता है आपके चाइल्डहुड में। अगर अडल्ट स्टेज में, स्पेशली मिडिल एज के अंदर अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं, पढ़ा होगा डिसऑर्डर्स के नाम तो बता दिया करो। ए से नहीं, यही बता देती क्या होता है। फेशियल बोन होती है ना, आपकी फेस की जो बोन होती है, मतलब सीवियर डिसफिगरमेंट देखने को मिलता है। फेस की जो बोन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंजेस आते हैं और ये जो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। और अगर ये बहुत लेट स्टेज तक भी डिटेक्ट नहीं हुआ तो उसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। आएगा थ्योरेटिकली, सोचते रहो तक, दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहो, आएगा तभी बताऊंगी। समझ में आ गया ये? तो ये इसके डिसऑर्डर्स से, ड्वार्फिज्म, जायजेनेटिज्म चाइल्डहुड में, हाइपर सिक्रीशन से, और अडल्ट में क्या होती है ये नहीं बता पाओगे जब तक लिखने तक, तो फिर बताना ही है, मेरे को पड़ेगा ही सही, क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, ये होता है। क्या हो रहा है, किस किस में क्या समझ में आ रहा है? ड्वार्फिज्म में क्या होता है, सिर्फ सेक्सुअल मैच्योरेशन डिले हो रहा है, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट सेम है। मिडजेट्स क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जायंटिज्म में क्या हुआ, बोन्स जो है आपके हाथ की, पैर की बोन्स, इनका एक्सेस एनलार्जमेंट हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है पर्सन की। ठीक है, और अडल्ट स्टेज में होगा तो मतलब सीवियर डिसफिगरमेंट देखने को मिलता है, फेशियल बोन एनलार्ज हो जाएंगी, वर्टिब्रल कॉलम में की वो जो बोन्स है वो एनलार्ज, मतलब इन पर इफेक्ट आता है, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसकी वजह से। और लेट स्टेज तक भी अगर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए तो इन पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन और द सोमेटोट्रोफिन। इसके हम लोगों ने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखे क्या है। ठीक है, इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है और इसके हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, दोनों ही चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आ गया आपको इतना? चलिए, ठीक है, आ गया ना इतना समझ में? सबसे पहले तो हम लोग इसके इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट मैंने आपको ग्रोथ पर बताया था इसका, तो हेडिंग डाल लीजिए इफेक्ट ऑन ग्रोथ। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म दोनों चीजों पर इसके इफेक्ट डिस्कस किए हम लोगों ने। सबसे पहले इसके ग्रोथ पर क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करता है, इट प्रोमोट एलोंगेशन ऑफ बोन। ठीक है, तो इट प्रोमोट एलोंगेशन ऑफ बोन। दूसरा, इट प्रोमोट माइटोसिस। ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, विसरल ऑर्गन्स के अंदर होता है ये। ठीक है, तो लिख लीजिए। नेक्स्ट इफेक्ट है, इट प्रोमोट माइटोसिस, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ इन मसल एंड कार्टिलेजेस। दिस आर द 3 इफेक्ट ऑफ ग्रोथ और द सोमेटोट्रोफिन हार्मोन ऑन ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट स्टिमुलेट ग्रोथ इन मसल्स एंड कार्टिलेजेस।
ठीक है, ये तो हम लोगों ने ग्रोथ पर इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं ये डिस्कस कर लिए। दूसरा जो है इसका इफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ये लिख ही लिया होगा सभी ने। मेटाबॉलिज्म में भी 3 चीजों पर पढ़े हैं, फैट में क्या हो रहा है, ठीक है, और किसमें पढ़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा लिख लो, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। फैट में क्या होता है बताओ, पढ़ा है ना अभी जस्ट, प्लीज बता देना, ठीक है, कैसे ही बताओ पर बता ही देना इस बार तो। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए यार, बताओ क्या होता है, वो एक बाल्टी दाग दो, बताओ बताओ बताओ, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी, मैं भी भूल गई, बताओ क्या होता है फैट पर, बताओ ना कुछ तो, एक हाथ कुछ शब्द भी याद नहीं आ रहा। कार्बोहाइड्रेट का तो डायबिटीजेनिक हार्मोन से याद हो गया, वो नहीं पूछना मेरे को, तो फैट का ही सुनना है। आगे कैसे बढ़ूं फिर मैं, सो गए थे क्या तब, नहीं तो इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, 5 मिनट की चीजें याद नहीं रहती आप लोगों को। ऐसा कोई हाई फाई वर्ड भी नहीं था भाई, चलो ठीक है वो फिर अफोर्ड कर लेते हैं हम लोग, हिट टर्म, हाँ डिफीट, लिपिड क्या पता ही नहीं है क्या। लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करता है, फैट जो है एनर्जी के लिए। आप लोगों को सीक्वेंस ध्यान है, पहले सीक्वेंस ही बता दो, चलो यहाँ पे क्या हो रहा है वो गोली मारो। सीक्वेंस क्या है एनर्जी के लिए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ही पढ़ते हैं ना हम लोग, सबसे पहले क्या यूज करती है बॉडी, हाँ मतलब ही नहीं है आगे अंदर खोलने से, तो कुछ पता नहीं है, पढ़ चुके क्लास में ऑलरेडी। कौन से टॉपिक में पढ़ाया था, टॉपिक का नाम तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, पढ़ा 2-3 बार पढ़ा है मैंने इसका, एनर्जी का सीक्वेंस। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, अगर प्रोटीन यूज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब गायब, घर जाकर ही देखना, मतलब ही नहीं है आप लोग को बताने से, बता भी नहीं रही मैं, गुस्सा दिला देते हो, ठीक है। लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करते हैं ये। मैं भी एक काम करती हूँ, पढ़ाती हूँ, सीधा ये धड़ 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 लिखा जाती है, नोट से ही मतलब है ना, और नोट्स तो फिर एक काम कर लिया करो ना, हम लोग के पास तो होते ही है, ये जेरॉक्स करके देते थे, क्लास में भी क्यों टाइम खराब करना, क्यों आना यहाँ पर। अगर यही वास्तव में अगर बोर्ड पर जो लिखा है इसी को लिखने के लिए ही क्लास में बैठते हो तो क्या मतलब है, इंक भी खराब होती होगी, रजिस्टर भी अच्छा ही खरीदते होंगे क्लासमेट का, ठीक है, उसमें पैसे भी खराब होते, चलो पैसे तो गोली मारो एक तरफ, टाइम भी खराब होता है, 1-1.5 घंटे सुबह सुबह नींद खराब करके क्लास लेने आते हैं ये नोट्स लिखने के लिए, है ये थ्योरी में ऐसा तो है नहीं हर टीचर स्पेशल बनाता हो, अपने बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो जाता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन ही तो चेंज होता है, थ्योरी तो एक है, वही चली आ रही है, सब वही पढ़ाएंगे, किसी का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कम कोई ज्यादा, मोस्टली सब उसी नीट लेवल को पैटर्न को फॉलो करते हुए सब वही पढ़ाते हैं, बस पैटर्न आपको प्रेजेंट करने का तरीका चेंज होता है, हर टीचर में यही होता है, हर किसी का प्रेजेंटिंग वे अलग होता है। तो इस तरह से अगर प्रेजेंटेशन ही पसंद आती हो सिर्फ इसीलिए क्लास बैठते हैं, तो ये ऐसा फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करा देते हैं, क्या जरूरत है क्लास लेने की, ठीक है। लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करता है, तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट क्या सॉरी फैट जो है ये पहले यूज होता है एनर्जी के एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ठीक है। इट इंक्रीज लाइपोलाइसिस, बहुत है, इतना ही लिख लो आप लोग, इतना ही याद रख लो क्योंकि वही बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका क्या रोल है, इट डिक्रीज द अपटेक ऑफ क्या, एक पता था ना, हाँ डिक्रीज द sugar uptake in cell, so it is called diabetogenic hormone। प्रोटीन्स पर क्या रोल है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, लिख लेना यही आप, इट इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड का वो होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसके मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट देख लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके हाइपोसिक्रीशन और इसके हाइपर सिक्रीशन से क्या हो रहा है, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा,
ठीक है, तो लिख लिया, ये हटा दूं? तो सबसे पहले डाल लो, इफेक्ट ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्या होता है? तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, एसटीएच की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एसटीएच, डेफिशिएंसी मतलब समझते हैं कमी, यानी कि हाइपोसिक्रीशन की वजह से क्या होगा? चाइल्डहुड और अडल्ट दोनों के अंदर ही एक ही बीमारी है, ठीक है। क्योंकि अपन ने हाइपर सिक्रीशन से चाइल्डहुड में कुछ और बोला, अडल्ट स्टेज में उसी को कुछ और बोलते हैं, इसमें दोनों के लिए एक ही टर्म यूज करते हैं। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसटीएच इन चाइल्डहुड और अडल्ट, ड्वार्फिज्म इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ड्वार्फिज्म होता है इसकी वजह से। ड्वार्फिज्म का मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है, ठीक है, क्या होता है? हाँ, एक पॉइंट जो मैंने आपको वहां नहीं बताया होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफेक्ट की वजह से अगर ये ड्वार्फिज्म होता है तो इसको हम बोलते हैं एटलियोसिस। ये टर्म लिख लीजिए, तो लिख लीजिए ड्वार्फिज्म ड्यू टू डिफेक्ट इन पिट्यूटरी ग्लैंड it is called एटलियोसिस। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, क्लोन्स क्लोन्स ऑफ सर्कस, दे आर सच ड्वार्फ, उनको क्या बोलते हैं अपन? विच इज कॉल्ड मिडजेट्स। क्या होता है इनके अंदर? फिजिकल और मेंटल लेवल कैसा होता है? हाँ, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट फिजिकली एंड मेंटली वेल डेवलप्ड। तो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट तो अच्छा होता है, बट आपका सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है इसके अंदर ये डिलेड होता है। अब ये थोड़ा सा लाइन ऐसी होगी, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज सेम। सेम क्या है आप समझ लेना, मतलब फिजिकली एंड मेंटली डेवलप्ड होते हैं ये, सिर्फ इनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है यही डिलेड होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा इसके हाइपोसिक्रीशन से जो डिफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके हाइपर सिक्रीशन से रिलेटेड। अब इसके हाइपर सिक्रीशन से चाइल्डहुड के अंदर क्या हो रहा है? क्या बोलते हैं डिफेक्ट को? ड्यू टू हाइपर सीक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन या फिर एसटीएच इन चाइल्डहुड it leads to giantism। क्या होता है उसके अंदर? पहले फिर कैरेक्टर्स लिख लो।
इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट, ठीक है, हाइट ऑफ पर्सन इज इंक्रीज्ड। अब हाइट ऑफ पर्सन जो है ना, मतलब जरूरत से ज्यादा है, इंक्रीज मतलब नॉर्मल लेवल पे नहीं बढ़ रही है, इट इज इंक्रीज्ड मोर, ठीक है। और क्या बताया था मैंने इसके अंदर, ये हाइट का स्पेलिंग गलत लिखा है, HEI, ठीक है। उस पर्सन की हाइट बढ़ती है, हाथ पैर सब लंबे लंबे से हो गए, इसको बोलते हैं अपन, इट इज कॉल्ड जायंटिज्म, जायंटिज्म। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा इसके चाइल्डहुड के लिए। अडल्ट स्टेज में अगर ये होता है तो क्या होता है, तो ड्यू टू हाइपर सीक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इन अडल्ट स्टेज, उसमें भी आपके स्पेशली मिडिल एज के अंदर, क्या क्या देखने को मिलता है, किसकी, लीड्स टू इंक्रीज इन हाइट ऑफ, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ फेशियल बोन, it increase the length of bone of face और vertebral column। ठीक है, फेशियल बोन की लेंथ इंक्रीज हो गई, वर्टिब्रल कॉलम की, और आपके जो फोर लिम्स जो होते हैं, ठीक है, इनके एनलार्जमेंट में रोल है इसका। क्या बोलते हैं इसको, याद आएगा किसी को? 10 मिनट की बातें हम नहीं होती, पुरानी बातें कहां से याद आएंगी। इट इज कॉल्ड एक्रोमेगाली, ठीक है, एक्रोमेगाली बोलते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक है। आपके जो हाइपर सिक्रीशन से चाइल्डहुड में जो डिसऑर्डर है उसको तो बोलेंगे जायजेंटिज्म, और अडल्ट के अंदर इट इज एक्रोमेगाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। which may leads to serious complication and death of person if untreated, unchecked। ठीक है, आगे आपको इतना समझ में, इट इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है ना। अब आप चाहो ना तो ऐसे लिख लेना ऐसे, ये तो ये हो गया अपना नेक्स्ट जो दूसरा हार्मोन है, इट इज द थायरोट्रोफिन और द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इससे सिक्रीट होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप चाहो तो इसको ऐसे बना लेना, आपका ये जो इफेक्ट्स थे ना इसके, ग्रोथ और उस पर एक एक वर्ड में लिख लेना। फैट में इंक्रीज लाइपोलाइसिस, इसको ग्लूकोज में डायबिटोजेनिक हार्मोन बोल रहे हैं, और फैट के प्रोटीन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा है। ऐसे एक एक वर्ड लिख लेना। ग्रोथ पर इफेक्ट एक वर्ड, बोन्स की लेंथ को इलोंगेट, ये तो याद रह जाएगा, मसल और कार्टिलेज की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, प्लस ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है, प्लस आपके माइटोसिस को इंक्रीज कर रहा है। अभी जो इफेक्ट्स लिखे ना अपन ने, इसके मैंने हाइपो और हाइपर सिक्रीशन से जो हो रहा है, इसको आप ऐसे करके लिख लेना लास्ट टाइम के, जैसे हाइपो सिक्रीशन, ठीक है, ये लिखा, फॉर्मेट बता रही हूं मैं एक बार, ठीक है। अब ऐसे लिख लेना चाइल्डहुड और ऐसे अडल्ट दोनों करके, मैं पूरा फिर लिख रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको, काम आपको करना है ये, ठीक है। फिर ऐसे करके लिखना चाइल्डहुड और अडल्ट, ये इसलिए लिखा है दोनों में ही इसको एक ही नाम दिया गया है इस बीमारी को, विच इज ड्वार्फिज्म, ठीक है।
फिर ड्वार्फिज्म लिख के इसके यहाँ पर जो 3-4 कैरेक्टर्स हैं आपके ड्वार्फिज्म के, कि आपकी क्या क्या होता है इसके अंदर, हाँ इसके वो लिख लेना है ना। एक्लियोसिस क्या है वो लिख लेना, ठीक है। मिडजेट ऑफ क्लोन्स का वो लिख लेना, फिजिकली और मेंटली वाला वो, ठीक है। फिर ऐसे ही हाइपर सीक्रीशन से लिख लेना, हाइपर सीक्रीशन लिखना, चाइल्डहुड लिखना तो लिखना जाइजेनेटिज्म, फिर इसमें लिखना लेंथ ऑफ बोन एंड हैंड इंक्रीज, ठीक है। और क्या होता है, हाइट पर्सन की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर लिखना हाइपर सीक्रीशन से अडल्ट में क्या होता है, एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली में क्या होता है, फेशियल बोन की लेंथ बढ़ी, वर्टिब्रल कॉलम और 4 लिम्स का, ठीक है। ये ऐसे करके एक चार्ट फॉर्म बना लेना, तो ये ज्यादा इजी रहेगा। जैसे एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर वो पढ़ने को ज्यादा इजी रहेगा। ऐसे बना लिया करो घर पे खुद ही अपने शॉर्टकट्स, ठीक है। क्योंकि एक ये ऐसा होता है प्रैक्टिकली, ह्यूमन नेचर ही क्योंकि ऐसा होता है। जैसे कोई चीजें पैराग्राफ में, जैसे आप कभी कभी होता है ना, एक टाइम पे सैचुरेशन 1-1.5 घंटा पढ़े आप लोग, मान लो 1-1.5 घंटे के बाद सैचुरेशन आ जाता है पढ़ाई करते वक्त, तो इतने सारे पैराग्राफ दिखते ही ऐसा लगता है यार, पन्ने पलट पलट के देखते होंगे, आपको आदत होती होगी, देखो कितना और बाकी है, होता है ना। ये ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा होता है, अपनी गलती नहीं है, अपना ये है ही ऐसा, ठीक है। तो अपन वो ऐसे देखते हैं ना, तो ऐसे बहुत पैराग्राफ में वही चीज तो वही उतनी ही लिखी है, पैराग्राफ में लिख के थोड़ा सा डर लगता है पढ़ने से पहले, यार अभी तो इतना और है, ऐसे रहता है ना। तो वो आपका 5 मिनट में हो जाता है, वो लगता है कि हाँ यार ये इतना सही तो पढ़ना है, ये तो वो हो जाता है। इसलिए ये फॉर्मेट ना बेनिफिशियल होता है, ठीक है। टाइम भी कम लगता है इसके अंदर, सारी चीजें वही है, बस वो मेंटल लेवल का वो जो मेंटल माइंड गेम्स खेलते हैं ना, वही है खाली, सारी चीजें वही है। फॉर्मेट चेंज कर दिया तो आपको वास्तव में कम टाइम लगता है। करके देखो, फॉलो करके देखो इस चीज को, इट विल इफेक्ट। चलो हो गया। इट इज अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। जो दूसरा हार्मोन आपके एडिनो हाइपोफाइसिस से सिक्रीट होता है, इसका नाम है आपका, क्या नाम बताया था अभी, है हाँ थायरोट्रोफिन, ठीक है। और इसको TTH थायरोट्रोफिन और TSH यानी कि आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है आपकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, वो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, ठीक है। और ये जो TSH जो है, इसका ये जो TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन हो रहा है, इसे स्टिमुलेट कौन करता है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो हाइपोथैलेमस का, वो इसको स्टिमुलेट करता है। यही 2 पॉइंट्स है इसके बारे में, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं मैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड thyroid gland to secrete thyroxine. आपका जो TSH है ना, it stimulate almost all step of thyroid hormone synthesis. And it increase the thyroid gland. फिर ये लिख लो, आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका जो रिलीज होता है, तो TSH, द रिलीज ऑफ TSH, इट इज स्टिमुलेटेड बाय द थायरोक्सिन। ये लिख देती हूँ मैं, कौन इसको स्टिमुलेट करता है, इट इज थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर इन हाइपोथैलेमस। ऐसे लिख लो, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो आपके हाइपोथैलेमस के अंदर है,
ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ TSH। देख लो एंगेट फॉर्म है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर इन हाइपोथैलेमस, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट द second type of hormone which is secreted by adenohypophysis, that is the thyrotrophin or the thyroid stimulating hormone. Next is FSH, ये लिख लिया होगा सभी ने, हटा रही हूं मैं इसे। नेक्स्ट हार्मोन जो सीक्रेट होता है, इट इज FSH। फुल फॉर्म बताइए FSH का। किसमें होता है ये पता है क्या? किसमें सीक्रेट होता है? मेल में होता है, फीमेल में होता है? फीमेल में होता है पक्का? क्या करता है फीमेल में? अच्छा, और मेल में नहीं होता? मेल में नहीं होता? सबसे पहली लाइन ये लिख लो, इट इज सीक्रेटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के अंदर ही ये हार्मोन सीक्रेट होता है। आप बोलोगे बताते हैं तो भी तो गड़बड़ी होती है, इसलिए तो बताना ही हम पसंद नहीं करते हैं। पता ही कुछ ना कुछ कमियां निकल ही जाती हैं उसमें भी। ठीक है, तो आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही ये सीक्रेट होता है। मेल के अंदर तो इट स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब समझे, जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, और फीमेल्स के अंदर oogenesis को स्टिमुलेट करता है ये। ठीक है, और आपके जो मेल के अंदर मैंने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर इसका वो है, oogenesis को स्टिमुलेट करता है आपके फीमेल के अंदर, और जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं आपके ओवरी के अंदर उसको डेवलप करता है। और ग्राफियन फॉलिकल्स से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? मत पूछो, इतना डिटेल मत पूछो, ये नहीं बनता आपका पूछना। ग्राफियन फॉलिकल से हार्मोन निकलता है ईस्ट्रोजन, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय FSH। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दिस। लिख लीजिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सबसे पहला पॉइंट ये लिखो, इट इज सीक्रेटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के अंदर ही इसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, मेल के अंदर क्या कराता है? इन मेल्स इट स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस and normal functioning of seminiferous tubule। ठीक है, फीमेल्स के अंदर क्या कराते हैं बताओ? अभी तो बताया, और पहला वर्ड क्या बताया था? एज स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर oogenesis। ठीक है, इट स्टिमुलेट oogenesis एंड डेवलप ग्राफियन फॉलिकल्स इन ओवरी। इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन कौन सा सीक्रेट होता है पता है क्या? कॉर्पस ल्यूटियम से। क्या बात है, बिल खुश कर दिया। ठीक है, ईस्ट्रोजन जो है इट इज सीक्रेटेड बाय Graafian follicle. It is also affected by FSH, that is the follicle stimulating
हार्मोन। समझ में आ गया आप लोग को इतना? ठीक है, ये आपके इसके बारे में कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर सीक्रेट हो रहा है एफएसएच। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फीमेल्स के अंदर oogenesis एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स इन ओवरी। फिर आपका ईस्ट्रोजन जो है इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय एफएसएच। कैसे बताया? ईस्ट्रोजन आपके ग्राफियन फॉलिकल से सीक्रेट होता है विच इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? आया आपको इतना समझ में? इट इज ऑल अबाउट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट जो आपका इससे सीक्रेट होता है इट इज एलएच। एलएच का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, उसके पहले चलो इतना नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज एलएच। और इसे अपन ICSH भी बोलते हैं। ICSH का फुल फॉर्म लिख लीजिए इंटरस्टिशियल, चलो मैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करता है ये आपके ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है फीमेल के अंदर। ठीक है, इट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन इन फीमेल। इससे आपके कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरोन, विच इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर मैंने इसको बोला ना, इसको ये एक नाम दिया है ICSH, दैट इज द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यही है कि आपके इसको मैन के अंदर ICSH भी बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो टेस्टिस की जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है उनको ये स्टिमुलेट करता है, उससे कि आपका मेल हार्मोन सीक्रेट होता है। मेल हार्मोन कौन सा है? मेल हार्मोन ईस्ट्रोजन है। अगर तो वो तो ग्राफियन फॉलिकल ओवरी से सीक्रेट हो रहा है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन होता है इससे। फिर एक पॉइंट ये अपन ने भी जो एफएसएच पढ़ा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों को अपन कलेक्टिवली बोलते हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, और ये जो दोनों है एफएसएच और एलएच, ये दे एक्ट कंबाइंडली, इसलिए इनको अपन सिनर्जेसिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो सिक्रीशन है आपका ये होता है आपके हाइपोथैलेमस से रेगुलेट। प्यूबर्टी के टाइम पर गोनेडोट्रोफिक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इट इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। अब मैं बोल रही हूँ ना, प्यूबर्टी के टाइम पर होता है, ऐसा माना जाता है कि एक बॉडी के अंदर अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो देखता रहता है टाइम की कब क्या सिक्रीशन होना है। ठीक है, आया इतना समझ में? इट इज ऑल अबाउट द एलएच, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, क्या करता है ये? इट स्टिमुलेट, व्हाट डज इट डू? बताओ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के प्राणियों। इट स्टिमुलेट, अरे बता दो, नहीं बताओगे? इट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन। It stimulate ovulation in female. और क्या बता रहे इसके आगे की लाइन? सो रहे थे क्या जब पढ़ा रही थी? फिर कुछ तो बताया होगा मैंने इसके आगे। बताओ क्या बताया था? मेरे को याद नहीं आ रहा वास्तव में, इसलिए पूछ रही हूँ। बताओ क्या क्या पढ़ाया मैंने? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। लिखा कॉर्पस ल्यूटियम से क्या सीक्रेट हो रहा है?
Progesterone, it is secreted from corpus luteum, is also affected by LH. ठीक है, progesterone is secreted by corpus luteum, also affected by luteinizing हार्मोन। फिर क्या बताया था मैंने आपको, मेल्स के अंदर से अपन क्या भी बोलते हैं, क्यों बोला? इन मेल्स इट इज कॉल्ड ICSH। क्यों? हाँ, बिकॉज इट स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस, उन्हें अपन लेडिक्स सेल भी बोलते हैं। ये नाम लिख लीजिए, बिकॉज पता था ये नाम, बोला तो नहीं आप लोगों ने पहले, क्या बोलते हैं बताओ? नहीं दो, लिखा दिया जो बोलते हैं, ठीक है? नहीं 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 है भरोसा, सही लिखा है, ठीक है? लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, जो कि क्या सीक्रेट करती है? विच सीक्रेट मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। अदरवाइज तो आपने जो एक ब्लंडर क्रिएट किया था ना ईस्ट्रोजन वाला, ये तो आप देखते होंगे, ये नॉर्मली शादी होती है जब, ठीक है, एक एज के बाद क्या होता है, जैसे फीमेल कैंडिडेट भी ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन शुरू कर देते हैं। आप देखते होंगे शुरुआत में जो जैसे आप फोटोज में देखो, नॉर्मली ऐसा रट्टा मतलब फोटोज में देखो, शादी होती है किसी बंदे की, लड़के एकदम हट्टे कट्टे बड़ी अच्छे दिखते हैं आपको, लड़की बेचारी दुबली पतली सी दिखेगी, ठीक है? शादी के कुछ साल बाद के उनके फोटोज में ट्रांसफॉर्मेशन देखो, लड़के बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं और लड़कियां बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं, मतलब कहाँ लड़की सेमी सी होती है और लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है? शादी के टाइम पर, शादी के कुछ साल बाद क्या हो जाता है, तो ऐसा मानते हैं कि लड़कों में जो ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का से डिफेक्ट होता है, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन ज्यादा होता है फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर, उनकी यंग एज के अंदर, और मेल कैंडिडेट से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ज्यादा निकलता है। फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद वो टेस्टोस्टेरोन का जो टेस्टोस्टेरोन जो फीमेल से निकलने लग जाता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो मेल कैरेक्टर है ना वो फीमेल के अंदर ज्यादा आ जाता है, उनके नेचर के अंदर ज्यादा, तो ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है वो, ठीक है? अब कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, शादी को बदनाम कर देते हैं उसमें कि लड़कियां डोमिनेटिंग हो जाती है, शादी के बाद लड़कों को दबा लेती है, पर एक हार्मोनल रीजन भी है उसका, ऐसा इसलिए भी होता है, ठीक है ना? आप देखते हो ना फोटो में, पहले बिल्कुल लड़कों का फोटो ऐसे खड़े होंगे और लड़की बिल्कुल ऐसे खड़ी होगी, फिर कुछ टाइम बाद फोटो में ट्रांसफॉर्मेशन देखो, लड़के आपको ऐसे मिलेंगे और लड़कियां ऐसे मिलेंगी, ठीक है? इट इज ऑल्सो वन ऑफ दैट रीजन यहाँ पर है, ठीक है? अगर आपको कोई ऐसे बोले कि डोमिनेटिंग नेचर होता है, तो आप उसको मतलब बिल्कुल मेडिकली उसको समझा सकते हैं कि डोमिनेटिंग नेचर, इट इज अ फिजियोलॉजिकल रीजन है इसका एक, ठीक है? तो आप इसको ऐसे कवर अप कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना? चलो, तो विच इज सीक्रेटेड बाय मेल हार्मोन, दैट इज द, तो आप ये कंफ्यूज तो नहीं हो ना, मेल हार्मोन, और ये मैं मजाक के उसमें नहीं बता रही हूँ, सच्ची में ऐसा होता है, फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर एक पर्टिकुलर एज का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है तब, तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन, मजाक वाला पार्ट नहीं, सच में ऐसा होता है, ठीक है? ठीक है, आगे आपको इतना समझ में। फिर मैंने क्या बताया था, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के बारे में, तो आप इस चीज को अगर कोई ऐसे बोले तो आप इस चीज को ऐसे कवर अप करके बता सकते हैं, उसका ये रीजन ये होता है, ठीक है ना? चलिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको बोला जाता है आपका गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है? क्या काम है इनका?
छोड़ो, कब निकलते हैं, कब सिक्रीशन होता है गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स का? प्यूबर्टी के टाइम। कौन करता है? और एक सिनर्जेसिक हार्मोन क्या बताया था, लिख लिया होगा, ये सभी ने हटा रही हूं मैं से। सिनर्जेसिक हार्मोन के बारे में क्या बताया था मैंने? आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, दे बोथ एक्ट कंबाइंडली, इसको बोलते हैं अपन सिनर्जेसिक हार्मोन। ठीक है, मैं सिर्फ टर्म लिख देती हूँ, आप लिख लेना क्या होता है सिनर्जेसिक हार्मोन। लिख लेना FSH एंड LH एक्ट कंबाइंडली कॉल्ड सिनर्जेसिक हार्मोन। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया ये जो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है, ये ऐसे ही लिख लो, मैं लैंग्वेज फॉर्मेट में आप लिख लेना। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन जो है ये इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर रिलीज होता है। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पर ये रिलीज होता है एंड इट इज, इसका जो रिलीज है सिक्रीशन, इट इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। लिख लेना ये रेगुलेटेड बाय, मैं लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे ये ठीक है, आगे इतना समझ में। इट इज ऑल अबाउट द ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अभी FSH और LH ये अच्छे से याद रख लेना। FSH तो मतलब ये ध्यान रख लेना मेल फीमेल दोनों के अंदर सीक्रेट हो रहा है, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फीमेल के अंदर oogenesis को स्टिमुलेट कर रहा है। ग्राफियन फॉलिकल्स में इसका क्या रोल है वो पता होना चाहिए। ग्राफियन फॉलिकल से जो हार्मोन सीक्रेट होता है इट इज द ईस्ट्रोजन। ठीक है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन की एक्टिविटी इट इज आल्सो अफेक्टेड बाय FSH। ठीक है, फिर अपन ने ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कर रहा है आपके। ठीक है, और इससे क्या आपका कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन सीक्रेट होता है इट इज प्रोजेस्टेरोन विच इज आल्सो अफेक्टेड बाय द ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। फिर आपके जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है इनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन प्यूबर्टी के टाइम पर इनका सिक्रीशन होता है विच इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। मैं बोला प्यूबर्टी के टाइम ये हार्मोन सीक्रेट होता है पर्टिकुलर एक एज के बाद, तो अब ये कैसे होता है, तो ऐसा मानते हैं कि बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो इस सबको मैनेज करता है। ठीक है, फिर सिनर्जेसिक हार्मोन क्या है मैंने बताया, FSH और LH दोनों बोथ एक्ट कंबाइनली कॉल्ड सिनर्जेसिक हार्मोन। फिर मैंने बोला कि मेल्स के अंदर अपन इसको ICSH दैट इज द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। रीजन, क्योंकि आपकी जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं टेस्टिस की, दैट इज द लेडिक सेल्स, उनको ये स्टिमुलेट करता है जिससे कि मेल हार्मोन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन होता है। और ये चीज सही है जो मैंने आपको बताई कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, ठीक है, जैसे फीमेल्स में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो ईस्ट्रोजन के कंपेयर में टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन भी उनके अंदर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मेलिश कैरेक्टर्स कुछ उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं, उनका नेचर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, और कुछ मेलिश कैरेक्टर्स जो है ये इसकी वजह से ये होता है, टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है फीमेल में एक पर्टिकुलर एज के बाद। ये कहावत भी ना, बुढ़ापा आ गया सठिया गई। ठीक है, ज्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं, बुढ़ापा आ गया आप लोगों का तो, और स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स ज्यादा चिड़चिड़ी होती है एक पर्टिकुलर एज के बाद। रीजन इज दैट। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? इट इज ऑल अबाउट द ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन जो है आपका प्रोलैक्टिन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कितने 4 हार्मोन डिस्कस कर लिए अपन ने। 5th हार्मोन लिख लो, ल्यूटोजेनिक और प्रोलैक्टिन और मेमोट्रॉफिक हार्मोन। पता है इसके बारे में कुछ? इजी है क्योंकि ये एक वन वर्ड का ही तो है। पता है इसके बारे में कुछ, क्या करता है ये? पोस्टपार्टम पीरियड क्या होता है आपको पता है? पोस्टपार्टम नहीं, एंटीपार्टम, पोस्टपार्टम कुछ नहीं पता? नो आइडिया। 12th पास आउट को तो पता होना चाहिए कम से कम। 11th ऑनगोइंग स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं समझ में आता, तो जो 12th पास आउट कर चुके हैं उनको एटलीस्ट टर्मिनोलॉजीज तो पता होनी चाहिए। व्हाट इज पोस्टपार्टम, व्हाट इज एंटीपार्टम, व्हाट इज एंटीनेटल।
पोस्टनेटल, पोस्टपार्टम यानी कि आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन मतलब जो हार्मोन है लैक्टेशन करवाता है। ठीक है, मिल्क का जो फॉर्मेशन होता है आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द पोस्टपार्टम पीरियड, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए ये पॉइंट। लैक्टेशन, इट इज द फंक्शन ऑफ द लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन इट प्रोमोट्स लैक्टेशन, इसके ब्रैकेट में लिख लें लैक्टेशन यानी कि मिल्क फॉर्मेशन। पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम का मतलब भी लिख लीजिए आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, आ गया इतना समझ में? इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट जो आपका हार्मोन है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या है, इतना नोट कर लो पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और द कॉर्टिकोट्रॉफिन दैट इज ACTH। कौन से नंबर पे हैं अपन? 6th। एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन। और कॉर्टिकोट्रॉफिन ब्रैकेट में लिख लो ACTH। ये क्या करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है ना, कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है आपके एड्रिनल ग्लैंड का, उसको स्टिमुलेट करता है और मेनली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन्स होते हैं आपके, उसका सिक्रीशन होता है। ऐसे वन वर्ड है खाली इसमें। ठीक है, तो लिख लीजिए इट स्टिमुलेट कौन सा, कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का जो आपका कॉर्टेक्स रीजन होता है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करता है एंड सीक्रीट हार्मोन्स मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, कुछ बताया था मैंने, चार्ट बनाया था एक, है तो उसमें ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, ये तो है आपके ACTH हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट जो आपका हार्मोन है 7th नंबर का, ये लास्ट हार्मोन डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि आपके एडिनोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट न्यूरोहाइपोफाइसिस से हार्मोन सीक्रेट होता है। एक तो 2 हार्मोन्स पढ़ते हैं उसके अंदर भी हम, एक तो है आपका वैसोप्रेसिन और एक है आपका ऑक्सीटोसिन। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा पिट्यूटरी, इसके बाद अपन स्विच करेंगे हाइपोथैलेमस के ऊपर। ठीक है, जो आपके NCERT में इससे पहले दे रखा है। चलिए, तो नेक्स्ट हार्मोन, लास्ट हार्मोन जो आपका इससे सीक्रेट होता है एडिनोहाइपोफाइसिस से, विच इज एडिनोहाइपोफाइसिस क्या था, क्या बताया था मैंने? हाँ 7th नंबर है ना। क्या बताया मैंने भी, कौन सा हार्मोन? हाँ मेलानिन नहीं, हाँ नेक्स्ट हार्मोन है आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दैट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहले सुन लो, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन। ये जो हार्मोन है इसका सीक्रेशन होता है मिडिल लोब से, लेकिन आपके मेंस के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, मेंस नहीं ह्यूमंस के अंदर ये आपके एंटीरियर लोब से सीक्रेट होता है। ठीक है, इसको मैंने बताया मिडिल लोब से सीक्रेट होता है। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, आपका जो पार्स इंटरमीडिया है इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद द पार्स डिस्टालिस। पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस आपका एंटीरियर लोब था। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आपका जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये हार्मोन जो है कहां से सीक्रेट होगा? एंटीरियर लोब से। वैसे कहां से हो रहा है? आपके मिडिल लोब से। ठीक है, इसको अपन इंटरमीडियन भी बोलते हैं।
ठीक है। फिर आपका ये जो इसका जो रोल है, ये किसके अंदर है, आपके मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आपके इसका जो रोल है आपका कलर डिटर्मिनेशन के अंदर, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स दे ऑल सीक्रेट द मेलानोसाइट, लेकिन लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर ज्यादा होता है। जैसे कि आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो हैं, एक फिनोमिना होता है मेटाक्रॉसिस। मेटाक्रॉसिस समझते हैं क्या होता है? मेटाक्रॉसिस होता है आपके कलर को चेंज कर लेते हैं ना, बहुत से एनिमल, गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, तो मेटाक्रॉसिस होता है कलर चेंजिंग फिनोमेना। तो ये इस वजह से होता है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आप मेलानिन पिगमेंट के बारे में सुनोगे, कॉम्प्लेक्शन, उससे हम लोग कुछ बताते हैं। तो मेलानिन पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है अंडर द स्किन कलर, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्कन होता है। इसके जस्ट अपोजिट ही है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, आपके मेलानिन पिगमेंट को एक जगह पर इकट्ठा करता है, उसकी वजह से फेयर कॉम्प्लेक्शन जो होता है स्किन का, वो उसकी वजह से होता है, ठीक है। यही है इसके बारे में, समझ में आया थोड़ा बहुत मेलानोसाइट के बारे में। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सबसे पहला पॉइंट ये कहां से सीक्रेट हो रहा है, मिडिल लोब से, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एंटीरियर लोब से, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर जो पार्स इंटरमीडिया है, इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद द पार्स डिस्टालिस। इसको एक और क्या नाम दिया गया है, इंटरमिडिन, ठीक है। इसका रोल है आपके कलर पिगमेंटेशन में है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कलर डिटर्मिनेशन में इसका रोल स्टिल डाउटफुल है अभी भी, ठीक है। तो फिर भी मैंने बताया कि मेलानिन का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है अंडर द स्किन डार्क कॉम्प्लेक्शन। इसके अपोजिट एक मेलानोसाइट्स, ये क्या करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करते हैं उस मेलानिन पिगमेंट को, उसकी वजह से फेयर कॉम्प्लेक्शन आता है आपके स्किन का। फिर मैंने बताया जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे इसको सीक्रेट करेंगे, पर ज्यादा होता है आपके लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, इसके अंदर जो कलर चेंज कर लेते हैं ये, इसकी वजह से इसको अपन बोलते हैं मेटाक्रॉसिस। यहां तक समझ में आया आपको? इट इज ऑल अबाउट द मेलानिन स्टिमुलेटिंग, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये तो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिए, इसको अपन लिखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। इसके बाद अपने जो दूसरा जो है इसका न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर आपके दो हार्मोन है, वैसोप्रेसिन एंड द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं अभी। ऑक्सीटोसिन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है क्या आपको? किसी के मतलब मेडिकल बैकग्राउंड से कोई, क्या किसी के पेरेंट्स हो मेडिकल बैकग्राउंड से, डॉक्टर वॉक्टर हो, तो थोड़ा बहुत आधे बच्चे ऐसे ही डॉक्टर बन जाते हैं, घर में देखते रहते हैं। किसी की मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो, या फिर सिंपल मेडिकल ऑफिसर हो किसी के पेरेंट्स, तो पीएससी पे वो क्या हेडक्वार्टर पे जो रहते हैं, तो उनको आधा ज्ञान तो ऐसे ही हो जाता है, पापा मम्मी के साथ पहुंच जाते हैं, वहां बहुत सी चीजें पता होता है उन्हें। ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है? एक तो रोल ये है, मैं बता देती हूँ। ऑक्सीटोसिन का एक तो आपके मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं इसे, आपने सुना होगा। मतलब जो मदर होती है, ठीक है, मदर जो होती है उनका जो इमोशन है ना, इमोशन से रिलेटेड है आपका एक तो ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो मैंने इसको एक नाम दिया मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ये इसमें है आपके, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मिल्क लेट डाउन हार्मोन के जैसे बच्चा रोता है या फिर उसको देख के कुछ इमोशंस जो डेवलप होते हैं मदर और बेबी के बीच में, उसकी वजह से भी लैक्टेशन होता है, वो आपके ऑक्सीटोसिन की वजह से ही है। इस वजह से इसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। एक इसका रोल है, आप लोगों ने अगर किसी के पेरेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों ने देखा हो जो मतलब फीमेल कैंडिडेट्स आते हैं, जब प्रेग्नेंट वुमेन्स आती हैं डिलीवरी के टाइम पर, लेबर पेन होता है। लेबर पेन इसी हार्मोन की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन एकदम रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है यूट्रस की वॉल का, ठीक है। तो उसकी वजह से लेबर पेन्स जो होते हैं वो इसी हार्मोन्स की वजह से होते हैं। हम लोग आर्टिफिशियली भी करते हैं, जैसे कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स आती है, उनको लेबर पेन होता है पर इतना सफिशिएंट नहीं होता डिलीवरी, तो उनको ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगाई जाती है, उनके ड्रिप में ऑक्सीटोसिन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है आपके यूटेराइन वॉल का। उसकी वजह से मतलब जो डिलीवरी के लिए जो लेबर पेन होता है रिक्वायर्ड, वो इसी हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन तो आपको यही समझ में आ गया कि दोनों ही चीजें पढ़ेंगे इसमें। ऑक्सीटोसिन के अंदर तो लेबर पेन से रिलेटेड मैंने बताया, रैपिड इंस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है ये यूट्रस की वॉल का, ठीक है। एक इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इमोशन से रिलेटेड है ये। तो जैसे बच्चा रोता है या फिर कुछ को देख के कुछ भी इमोशंस डेवलप होते हैं, तो उसकी वजह से जो लैक्टेशन होता है इट इज ड्यू टू दिस हार्मोन, इस वजह से मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं।
ठीक है। एक तो ये ऑक्सीटोसिन के बारे में, वैसोप्रेसिन वहीं उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में मैं आपको सब बता चुकी, ठीक है। इसका ये डार्क कॉम्प्लेक्शन फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला याद रख लेना, ठीक है। मेटाक्रोसिस फिनोमिना याद रख लेना। मेलानिन पिगमेंट का तो आपको सबको पता ही है, लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। कहाँ से सीक्रेट होता है ये हो गया। तो इसके बाद ये इट इज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एंडोक्राइन में समझ में आ रहा है, अभी तो 2 ही लेक्चर हुए हैं अपने इसके, तो थोड़ा सा मतलब शुरुआत से बेसिक स्ट्रक्चर बनाते जाओ। समझ में आया यहाँ तक पूरा आपको? तो आज की क्लास में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो तो ठीक है, वो फिनोमेना मैकेनिज्म तो ठीक है आप लोगों ने देख लिया होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने क्या जनरल इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि अपन ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके। तो जनरल इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको क्या बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, डेवलपमेंट के बेसिस पर एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। कहां पर लोकेटेड है? स्फिनॉइड बोन का जो सैलाटर्सी का रीजन होता है वहां पर ये सिचुएटेड होती है। दूसरा, एनाटॉमिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड, एडिनो हाइपोफाइसिस विच इज द एंटीरियर पोल एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस विच इज द पोस्टीरियर पोल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपके हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू अटैच्ड रहती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? इन्फंडिबुलम। अब ये जो आपका इन्फंडिबुलम का लोअर और टर्मिनल पार्ट है ये बल्ज्ड आउट हो गया, उसको क्या बोला? पार्स नर्वोसा। अब जो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस था, तो ये पार्स नर्वोसा और ये इन्फंडिबुलम, ये कलेक्टिवली इनको क्या बोलेंगे अपन? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंड एडिनो हाइपोफाइसिस जो है इट कंसिस्ट ऑफ पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टालिस, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? ये तो अपन ने एक जनरल इंट्रोडक्शन में देखा, फिर यही पढ़ा था ना, बस यही पॉइंट्स। इसके बाद मैंने आपको बताया था इससे आपके जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ये अपन दोनों के अलग अलग पढ़ेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन से हो रहे हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस से कौन से हो रहे हैं, मैं बता चुकी अब तो आपको डिटेल। तो सबसे पहले हमने एडिनो हाइपोफाइसिस में सबसे पहले मैंने ग्रोथ हार्मोन और द सोमेटोट्रॉफिक STH हार्मोन डिस्कस किया। तो सबसे पहले इसके इफेक्ट देखे हम लोगों ने ग्रोथ पर और मेटाबॉलिज्म पर। तो ग्रोथ पर क्या इफेक्ट था? आपकी बोन्स की लेंथ को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, आपके मसल्स और कार्टिलेज की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, आपके माइटोसिस को, हाँ माइटोसिस को इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ सेल्स जो है विसरल ऑर्गन्स में ये बढ़ जाती है। ये तो इसके 3 इफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े ग्रोथ पर। मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट ही बोलती हूँ हमेशा, मेटाबॉलिज्म में फैट में तो लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर डायबिटोजेनिक हार्मोन क्यों बोलते हैं पता होना चाहिए, क्योंकि डिक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा है। ये इसके मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट हो गए। प्रोटीन में क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट पर क्या है और आपके फैट पर क्या है। इसके बाद हम लोगों ने इसके डिसऑर्डर्स, इसकी वजह से क्या डिफेक्ट्स होंगे, तो हाइपर सीक्रेशन से क्या होगा और हाइपो सीक्रेशन से क्या होगा। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से चाइल्डहुड और अडल्ट के अंदर जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं अपन ड्वार्फिज्म, ठीक है। फिर क्लोन्स ऑफ सर्कस जिसको अपन बोलते हैं मिडजेट्स, फिजिकली और मेंटली नॉर्मल होते हैं, सिर्फ उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है वो डिलेड रहता है, ठीक है। और एटलियोसिस एक टर्म बताई थी, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की डिफेक्ट की वजह से ये डॉर्फिज्म है तो इट इज कॉल्ड एटलियोसिस। फिर इसके हाइपर सीक्रेशन से चाइल्डहुड में जो डिफेक्ट होगा उसको बोलेंगे जाइजेनेटिज्म। क्या होता है, ठीक है, आपकी हाथ की और पैर की हड्डियों का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, पर्सन की जो हाइट है वो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा लंबी, हाइट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अडल्ट के अंदर डिफेक्ट को क्या बोला, एक्रोमेगाली। उसके अंदर क्या होता है, फेशियल बोन्स की लेंथ बढ़ेगी, वर्टिब्रल कॉलम और फोरलिम्स की बोन अफेक्टेड होती है। इसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर लेट स्टेज तक भी अनचेक्ड रहता तो इट विल लीड्स टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो ये होगा इसके हाइपो और हाइपर सीक्रेशन से अपन ने पढ़ लिया, हाइपो सीक्रेशन से डॉर्फिज्म, हाइपर सीक्रेशन से चाइल्डहुड में जाइजेनेटिज्म और अडल्ट के अंदर एक्रोमेगाली। दूसरा हार्मोन हमने क्या पढ़ा था, अब सीक्वेंस मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा था, ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। एक तो यही पढ़ा अपन ने एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन, एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को स्टिमुलेट करके आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन करा रहा है, ठीक है। फिर क्या पढ़ा अपन ने, एक हार्मोन कौन सा पढ़ा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेल और फीमेल दोनों के अंदर सीक्रेट होता है, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर oogenesis, और आपके ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन होता है कहां से, ग्राफिकन फॉलिकल से, और ये ईस्ट्रोजन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक पढ़ा है मैंने LH, दैट इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
आपके ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कर रहा है। मेल के अंदर इसे ओव्यूलेशन को कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन प्रोजेस्टेरोन विच इज आल्सो अफेक्टेड बाय द एलएच। मेल के अंदर इसे अपन ने ICSH बोला है, क्यों? क्योंकि आपकी जो लेडिक सेल यानी कि जो इंटरस्टिशियल सेल होती है टेस्टिस की, उसको स्टिमुलेट करके मेल हार्मोन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, फिर FSH और LH दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन का रिलीज कब होता है? आपके प्यूबर्टी के टाइम पर। ठीक है, कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। दोनों FSH और LH एक्ट कंबाइंडली, इनको बोलते हैं अपन सिनर्जेसिक हार्मोन। ठीक है, FSH हो गया, LSH हो गया, प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन बताया था। ठीक है, लैक्टेशन को पोस्टपार्टम यानी कि आफ्टर डिलीवरी लैक्टेशन यानी कि मिल्क फॉर्मेशन में इसका रोल है। ठीक है, मेलानोसाइट हार्मोन के बारे में अभी जस्ट मैं बता के निपटी। और कोई सा रह गया क्या? हाँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता था आपके? इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, और किस हार्मोन का? थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करता था। ठीक है, और क्या बताता? TSH कौन सा, कहां से क्या स्टिमुलेट करता है इसको? ठीक है, हो गया। इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी, सिर्फ थ्योरी लिखेंगे इसकी, और आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं दैट इज द वैसोप्रेसिन एंड द ऑक्सीटोसिन, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास पढ़कर जरूर बैठना। लेकिन फिर अपन हाइपोथैलेमस के बाद, हाइपोथैलेमस तो छोटा सा NCERT में भी देखा होगा आपने, उसके बाद अपन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये देखेंगे। एक बार NCERT में एक बार यहाँ देख लेती हूँ कितना क्या आप, क्योंकि घर जाके बोलती तो वो पढ़ोगे, पर एक बार मैं भी बता दूंगी तो मुझे शांति रहेगी। एक सेकेंड, आज की क्लास अपन ने जो पढ़ी है ना, पेज नंबर 332, ये तो अपन ऑलरेडी, अब ये सब आगे पीछे है इसलिए मैं इसलिए बताना पड़ता है आपको, आप क्या घर जाके ऐसे नहीं, ये अपन डिस्कशन, ये इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था अपन ने हार्मोन का, जो आपके सबसे पीछे दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, कल सिर्फ मैंने बोला था इतना पढ़ाया था, आज ये आपका लिपिड सॉल्युबल का भी यही डायग्राम बनाया था ना आज क्लास के अंदर। ठीक है, ये लिपिड सॉल्युबल का भी डिस्कस कर लिया, इसकी पूरी थ्योरी हो गई। अब देख लेना, आप घर जाके पढ़ लेना इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स। फिर आज मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया विच इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर एंड 332। ठीक है, अब आप ये देखो, ये पूरा एक पेज 1.5 पेज का है। अब आप इसको देखोगे ना तो मैं आपको बोलती हूँ अपनी अपनी बुक खोल लेना, इसमें जो उसमें ही देखो, सेला टर्सिका, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, मैं आपको बोल देती हूँ, यहाँ पर शायद इतना क्लियर विजिबिलिटी आ रही है क्या? नहीं आ रही होगी ना? बोल देती हूँ, आप खुद ही देख लो, अब ऐसे मत करना, होनी चाहिए सबके पास ये बुक तो। ठीक है, तो एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो बोल्ड में जो वर्ड्स दे रखे हैं ना, मैं बता रही हूँ, तो उससे आपको लगेगा कि हाँ सारा कुछ उसी से लिंक्ड अप पढ़ा है। एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, सेला टर्सिका, ये सब अपन ने डिस्कस किया। तो इनका ये आप बोलते हैं ना NCERT से ही उठ के आ जाता है, इसलिए बोल रही हूँ, ये वर्ड आ गया ना तो बस इसके बारे में सब पता होना चाहिए। अब इनने जो हार्मोन्स दे रखे हैं ना, ये इतने ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखे शायद इसके अंदर। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यही सारे हार्मोन पढ़ा है। ये सारे के सारों के नाम दे रखे हैं इसमें, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, एक एक दो वर्ड में एक्सप्लेन कर रखा है, इसीलिए कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है जितना भी डिस्कस किया है। समझ में आ रही है? इसको और ज्यादा शॉर्टकट मत कर लेना NCERT से देख के, इसीलिए मैं स्पेशली आपको क्लास में बोल के बता रही हूँ। फिर इसने ओवर सिक्रीशन से जो ग्रोथ हार्मोन के, ये दोनों डिसीज जो है ये डिस्कस कर रखी है। ठीक है, और अब आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सा जो फॉर्मेट है ना, घर जाके पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। घर जाके पढ़ोगे, डायरेक्टली कोई बंदा ये NCERT उठाएगा ना, तो जितनी जल्दी ये हो रहा है उतनी जल्दी होने वाला नहीं है, वो थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए पहले क्लास पढ़ना, क्लास पढ़ने के बाद, लेकिन मैं ये नहीं बोलती NCERT मत पढ़ो, देख लो, क्योंकि तुम्हें क्या है, क्लास पढ़ोगे ना तो एज इट इज लैंग्वेज पढ़ के बहुत ज्यादा एक्टिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 मिनट में एक बार बस देख लेना कि हाँ मैम ने कुछ मिस तो नहीं किया, सारा कुछ हो तो गया, बस उतना सफिशियंट है। सब एज इट इज NCERT फॉलो अप है पूरी। ठीक है, बस थोड़ा सा उसका रिफाइंड फॉर्म है, थोड़ा सा इजी तरीके से अपन डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, आया आपको समझ में? थैंक यू।